कैकेयी का अनुताप। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की विश्व प्रसिद्ध रचना साकेत से लिया गया है, जिसमें अयोध्या की रानी कैकेयी के द्वारा श्री राम को वनवास भेजने का वर राजा दशरथ से मांगने के उपरांत, वरदान राजा दशरथ से मांगने के उपरांत यानी बाद, मन में उठे विषाद, दुख, कष्ट को पछतावा का रूप देकर इसकी रचना की गई है। कैकेयी का अनुताप साकेत का एक छोटा सा मात्र अंश है। आइए देखते हैं। ठीक है, ये लाइन हम बताते हैं। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे निर्निधि जैसी, पहला पद का हम बताते हैं। पहला पद आप देखिए, जिसका आपको प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, संदर्भ इस तरह से लिखना होगा आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। प्रसंग में देखिए क्या प्रसंग कैसे लिखना होगा आपको। प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी सुंदर चित्रण का वर्णन किया गया है। प्रगति का संदर्भ उस समय का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से मिलने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया है। यानी भरत जी जब पूरे अयोध्या वासियों को लेकर पंचकुटी पहुंचते हैं भगवान श्री राम जी की कुटिया के पास, तो उसी समय, रात्रि के समय ही एक सभा बैठाई जाती है। ये है प्रसंग। व्याख्या देखते हैं। देखिए, तदनंतर बैठी सभा का ही पहला पद है। देखिए, इसका वर्ड मीनिंग भी है, आप चाहें तो आप इसको अब बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकवि व्याख्या। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भरत सहित सभी अयोध्या वासियों के पंचकुटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे। उस सभा में ली जाने वाले निर्णय को जानने के लिए देवतागण भी वहां टकटकी लगाए हुए थे और इस बात को लेकर भयभीत भी थे कि कहीं भरत के आगमन पर प्रभु श्री राम को कोई कठोर निर्णय न ले लें, पुनः अयोध्या लौट जाए। कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उस सभा में बैठे सभी लोगों को पास खिले हुए करौंदे की पुष्प से भरी लताएं हवा के साथ चलकर आनंदित कर रही थी और शीतल ठंडी हवाएं मंद मंद चल रही थी। आगे कवि कहता है कि जो चांदनी उस सभा के पास छिटकी थी, वो चांदनी फिर मिलना दुर्लभ था। अर्थात सभा के पास पूरा चंद्रलोक ही उतर आया था। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण सभा में प्रभु श्री राम ने अति गंभीर स्वर में बोला, अर्थात सभा में प्रभु श्री राम ने अपने मुख से कुछ कहा। ठीक है, ये हमारा रहा अर्थ पहले पद का। ठीक है, पूरा यह है आपका अर्थ हो गया। काव्य संदर्भ देख लेते हैं। भाव पक्ष। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का मनोहारी भाव दर्शाया गया है। रस क्या है? शांत है। भाषा खड़ी बोली है। शैली क्या है? प्रबंधात्मक है। गुण क्या है? प्रसाद है। देखिए, दूसरा पद देखते हैं। हे भरत भद्र तथापि भागा से देखना है आपको ना। हे भरत भद्र आर्य बताओ अब सित अब क्या है तुम्हारा, वहीं से ये दूसरा पद है आपका संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या बदल जाएगा, सॉरी प्रसंग और व्याख्या बदल जाएगा। प्रस्तुत प्रसंग में पंचवटी कुटिया के पास आयोजित की गई रात्रि सभा में श्री राम भरत से उनकी इच्छा अभिलाषा को पूछते हैं। इस पर भरत दुखी मन से अपनी व्याकुलता शब्दों में प्रभु राम के सामने व्यक्त करते हैं, अर्थात कहते हैं। व्याख्या। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब राम अपने छोटे भाई भरत से कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो, यह बात प्रभु श्री राम की सुनकर सभा में बैठे सभी लोग सावधान हो जाते हैं, जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभा में बैठे सभी लोग प्रभु राम और भरत के बीच बातचीत और उसका निर्णय जानने के लिए व्याकुल थे। भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, अब भला भरत की भी कोई इच्छा अभिलाषा क्या हो सकती है, क्या होगी? जब मुझे अयोध्या राज और आपको जंगल में वनवास मिल गया, भरत पिताजी ने भी दुख में तड़प कर प्राण को त्याग दिया। ऐसे में भरत जैसे अभागे की कोई और क्या इच्छा हो सकती है, और इस भरत की क्या शेष इच्छा होगी? उन्होंने कहा कि मेरी सब इच्छा पूरी
हो गई। इस प्रकार भरत ने अपने दुखी मनोदशा में प्रभु राम के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। कहा कि आपको भाभी को और भाई लक्ष्मण को इस तरह जंगल में रहते बड़ा दुख हो रहा है, रहते देखकर बड़ा दुख हो रहा है। काव्य संदर्भ देखिए। इन पंक्तियों में भरत ने भावुक होकर पिता शोक और भात प्रेम को अभिव्यक्त किया है। रस करुण रस है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास है, शैली प्रधात्मक है, भाषा खड़ी बोली है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दोनों पद हुआ समाप्त। इसे आप इस तरह से देखकर आप इसको पूरा आप इसका व्याख्या कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है।